What's up everyone? Welcome back to the channel. This is the cute series for CUET. और आज का दिन है हमारा रिवीजन का डे और आज हम लोग को मेनली इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का रिवीजन करना है। अकाउंट्स में एडमिशन जो कि 5 बजे आएगा और यहाँ पे हम गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए आज का दिन डेडिकेट करते हैं गवर्नमेंट बजट बीओपी के ऊपर। आपके पास जो भी बुक्स हैं उससे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन जरूर लगाना, बाकी एमसीक्यूज में आपको कल कराऊंगा ही। तो आज रिवाइज कर लो पूरा एडमिशन, पूरा गवर्नमेंट बजट बीओपी। लेट्स बिगिन। सर गवर्नमेंट बजट होता क्या है? तो देखो गवर्नमेंट बजट बच्चों क्या होता है, जो सरकार अपना बजट बनाती है, सरकार अपना हिसाब किताब बनाती है कि आने वाले साल में कितना हम खर्चा करेंगे, कितना हम लोगों को इनकम होगी। तो जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना बजट बनाती है, लेकिन हमारे सिलेबस में बस यूनियन बजट है। यूनियन बजट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। तो जब मोदी जी अपना हिसाब किताब बनाएंगे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, कितना पैसा कमाएगी, तो इस सब हिसाब किताब को जिस स्टेटमेंट में लिखेंगे उसको बजट बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। ये क्या दिखाता है? आइटम वाइज एस्टिमेट्स दिखाता है। किसके? रिसिप्ट्स के और एक्सपेंडिचर्स के, यानी पैसा आ रहा है और खर्चा हो रहा है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब बेटा जो 1 अप्रैल पे शुरू होगा 31 मार्च पे खत्म होगा। अब बजट क्यों बनाया जाता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के? तो सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो उसके माइंड में 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला सोशल वेलफेयर भी हो जाए, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीएलोकेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों ही मोटिव पूरे हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए, सोशल वेलफेयर भी हो जाए। तो सरकार क्या करती है? सोशल वेलफेयर के लिए सब्सिडीज देती है अच्छी चीजों पे, कि आप जो अच्छी अच्छी चीजें बनाओगे उस पे सब्सिडीज देंगे, प्रोडक्शन करोगे सब्सिडीज देंगे। लेकिन जो बुरी चीजें हैं, जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, उस पे हैवी टैक्सेस लगा देती है। जैसे सिगरेट्स हो गए, अल्कोहल हो गए, इन पे हैवी टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो अगर इन पे हम हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है, दूसरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा आसानी से, तो सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। तो मोटिव दोनों चीजों का है। क्या है? गवर्नमेंट एम टू रिएलोकेट रिसोर्सेज अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन। ठीक हो गया बच्चों? दूसरा क्या आता है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारे देश में इनइक्वालिटीज है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो उन इनइक्वालिटीज को कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज है कि भैया रिच और पुअर में जो डिफरेंस है उसको कम करना है। कैसे करेंगे? अमीरों पे टैक्स लगाओ, लेवाइंग टैक्सेस ऑन द रिच, और गरीबों को सब्सिडीज दो। सब्सिडीज दे दो गरीबों को, तो इससे क्या होगा? अमीर पे टैक्स लगेगा तो इनकम कम होगी, गरीब को सब्सिडीज मिलेगी तो उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम होगा। देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इंपोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। नेक्स्ट होता है बच्चों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखती है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिफ्लेशन ना हो। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन चल रहा है का मतलब हर चीज के प्राइसेस हाई है। अब इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड ओवरऑल ज्यादा हो रही होती है, डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है, तो महंगाई होती चली जाती है। तो उस केस में सरकार प्रयास करती है कि और मनी सप्लाई इकोनॉमी में ना जाए। भाई लोग ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब मनी सप्लाई तो ऑलरेडी बहुत हाई है, अभी और अगर सरकार पैसा पहुंचा देगी इकोनॉमी में फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई ना जाए इकोनॉमी में, हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करके चलें। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चा नहीं करती। तो अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम रखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर से लोगों तक और पैसा पहुंच जाएगा, तो उससे क्या होगा? और डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? तो इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट खर्चे को कम कर देती है। और अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा पहुंचाने के लिए सरकार खर्चा करती है बच्चों, तो वहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भी सरकार बजट उस हिसाब से बनाती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जब गवर्नमेंट बच्चों बजट बनाएगी तो ये भी ध्यान रखेगी जितनी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जितनी पब्लिक कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे भी कितना खर्चा करना है, कहां करना है, वो भी बजट में ध्यान रखा जाता है। उसके बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। बजट इस तरीके से बनाया जाता है कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि कुछ रीजन्स में ज्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ रीजन्स में कम खर्चा हो रहा है, तो कुछ रीजन की ज्यादा ग्रोथ है, कुछ रीजन की कम ग्रोथ है, कोई स्टेट ज्यादा ग्रो कर रही है, कोई स्टेट कम ग्रो कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इस गैप को भी कम किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई स्टेट बहुत आगे निकल जाए और कोई स्टेट बहुत पुअर रह जाए। भाई देश तो एक ही है, हर स्टेट का इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसका भी ध्यान रखती है जब बजट बनाती है कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं ये भी कम हो सके। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही बेटा कि इकोनॉमी ग्रो हो सके। इस तरीके से बजट बनाओ जिसमें आप प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे पाओ, प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर पाओ, फार्मर्स को हेल्प कर पाओ, ताकि देश में प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी बढ़े, ग्रोथ हो। देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन जीडीपी। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से बजट बनाना है कि ग्रोथ हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सब बच्चों ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के। अब आ रहा है बच्चों बजट में क्या क्या आता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। बजट में 2 चीजें हैं मेनली, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। सरकार कमाएगी तो कहां से कमाएगी, खर्च करेगी तो कहां पे खर्च करेगी। अब सबसे पहले हम रिसिप्ट्स पढ़ते हैं कि रिसिप्ट्स क्या होती है, यानी सरकार को पैसा जो आ रहा है उसको रिसिप्ट बोलते हैं। सरकार ने आपका चालान काट दिया, रिसिप्ट है।
है ना। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, गवर्नमेंट आपसे कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन, उस लाइसेंस की फीस लेगी, गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। तो सरकार के पास तो बहुत सारे सोर्सेज है कमाई करने के, बिल्कुल वो सब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स में आते हैं। क्या लिखा है, बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। अब देखो दो सोर्सेज हैं जो मेजरली, जिनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सोर्सेज हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। आ जाओ एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। बजट रिसिप्ट्स ये दो तरीके की है बेटा, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं। सबसे पहले जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, ये रेकरिंग नेचर की होती है। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाली रिसिप्ट। जैसे सरकार को टैक्सेस मिलते रहते हैं, सरकार को फीस, फाइन्स, पेनल्टीज ये सब मिलती रहती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिलती रहती हैं, तो रेकरिंग है, बार बार होती है। कैपिटल होती है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कभी कभी होने वाली। जैसे सरकार ने लोन लिया, अब लोन लिया तो है तो रिसिप्ट, वो भी पैसा तो आ ही रहा है वहां भी, है ना, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना गवर्नमेंट लोन लेती रहेगी, तो ये नॉन रेकरिंग रिसिप्ट में आ जाएगा। अब एक तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग से आप पहचान सकते हो। एक तरीका और होता है कि रिसिप्ट्स का एक जनरल क्राइटेरिया होता है। वो क्या होता है जनरल क्राइटेरिया, कि कभी भी अगर आप रिसिप्ट, आपके पास पैसा आएगा तो या तो एसेट कम होगा भाई, या तो कुछ एसेट बेचा होगा तभी तो पैसा आएगा, या फिर लोन वोन लिया होगा यानी लायबिलिटी बढ़ी होगी। एसेट अगर कम हो रहा है यानी आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो, भाई मेरे पास फर्नीचर है, मैंने बेच दिया, पैसा आ जाएगा, रिसिप्ट, या फिर मैंने लोन ले लिया तब भी रिसिप्ट। रेवेन्यू में ये दोनों ही नहीं होते। रेवेन्यू में क्या होगा हमेशा, नीदर नॉर। रेवेन्यू के साथ ध्यान रखना, नीदर नॉर, ना ही एसेट कम होगा ना ही लायबिलिटी बढ़ेगा। कैपिटल में ईदर और, इन दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो एसेट कम होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इन दोनों में से एक काम होगा बच्चों जरूर। ठीक है, अब रेवेन्यू में हम लोग दे लेते हैं कुछ तो है टैक्स रिसिप्ट्स। भाई देखो गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिल रहा है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार का एसेट तो कोई भी कम नहीं हो रहा, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही। भाई सरकार की लायबिलिटी थोड़ी ना कि टैक्स आपको वापस करना है, कुछ भी नहीं, तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ना ये, तो टैक्स तो हमारे पास रेवेन्यू हो गया। इसी तरीके से नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होती है। सर नॉन टैक्स कौन सी होगी, जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट अलग अलग चीज की फीस ले रही है, फाइन ले रही है आपसे, पेनल्टी लगा रही है, चलान वलान, है ना, ये सब बच्चों नॉन टैक्स में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रही है, पासपोर्ट बनाने के चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, हर चीज पे चार्जेस ले रही है, तो वो भी तो गवर्नमेंट की ना एसेट कम करता ना लायबिलिटी बढ़ाता, लेकिन रिसिप्ट तो है सरकार की, तो ये रेवेन्यू में आ जाएगी। कैपिटल में क्या क्या आ सकता है बच्चों, कैपिटल में जैसे बोरोइंग, लोन लिया, देखो अगर बच्चों लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, कैपिटल में इन दोनों में से एक काम होगा, है ना, या फिर रिकवरी ऑफ लोन, हमने कोई लोन दिया हुआ था वो वापस ले लिया। अब देखो बच्चों, अगर कोई लोन दिया हुआ था, जो जिसको लोन दिया है वो हमारा डेटर है, यानी हमारा एसेट है, जिससे पैसा लेना है वो एसेट होता है। अगर हमने रिकवरी कर ली, वो वापस ले लिया लोन, पैसा तो आ गया लेकिन वो एसेट भी तो कम हो गया, तो बोरोइंग में लायबिलिटी बढ़ती है, रिकवरी ऑफ लोन में एसेट कम हो जाता है। रिकवरी ऑफ लोन में एसेट कम हो जाता है क्योंकि हमने जो लोन दिया हुआ है जिसको, वो मेरा एसेट है, कम होगा या नहीं होगा, राइट। तो देखो हमारे पास ये चीजें आती हैं, रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, इसमें दोनों में से एक चीज तो होगी, फिर एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। एक पॉइंट अगर आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कभी कभी ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन मतलब आपको वापस करना पड़ेगा, जैसे लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा ना, इसमें ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये तो सरकार को मिलता है और खत्म, सरकार इसके बदले में आपको कुछ प्रॉमिस नहीं करती। ठीक है, लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, ये बेसिक रिसिप्ट्स के बारे में है सब कुछ। ठीक है, डन सर। देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना लायबिलिटी बनेगी ना ही कोई एसेट कम होगा, वही होगा देखो नीदर नॉन, है ना। और कैपिटल में क्या होगा, व्हिच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी, या लायबिलिटी बनेगी और रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर एसेट कम हो जाएंगे सरकार के। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो है, टैक्स और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स कौन सी है, जो टैक्स नहीं है, जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट कहां से लेती है सर, कहीं लोन बांटा हुआ है वहां से इंटरेस्ट आ रहा है ना। प्रॉफिट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ इन्वेस्टमेंट्स है वहां से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, रिसिप्ट्स है। डिविडेंड्स आ रहे हैं, फीस ले रही है अलग अलग जगह से, उसके साथ साथ फाइन्स एंड पेनल्टीज लगा रही है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन पे फाइन्स पेनल्टीज लग रही है। एस्टीट क्या होता है बच्चों, जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई लीगल एयर नहीं होता, यानी एक ऐसा इंसान जिसका अगला कोई वारिस नहीं है, कोई लीगल एयर नहीं है और उसकी ऐसी डेथ हो गई, उसने कोई विल भी नहीं करी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके कब्जे में आ जाएगी, गवर्नमेंट के। तो जिसकी कोई नहीं है तो अल्टीमेट उसकी प्रॉपर्टी सारी सरकार की, तो सरकार की रिसिप्ट है, उसको एस्टीट बोलते हैं। फॉरफीचर क्या होता है, फॉरफीचर होता है अगर कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया था, आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो कोर्ट उस पर आप पे पनिशमेंट लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा, वो जो पैसा रिसीव कर रहे हैं उसको फॉरफीचर बोलते हैं। गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है बेटा कि अगर गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, तो सरकार उस पर आपसे स्पेशल असेसमेंट ले लेता है कि हमने डेवलपमेंट करा तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ी, तो हमें कितना अमाउंट चाहिए, गवर्नमेंट उसको स्पेशल असेसमेंट बोल के रिसिप्ट कंसीडर करती है। देखो ये सब नॉन टैक्स है, टैक्स नहीं है, लेकिन है तो रेवेन्यू ही ना, बार बार सरकार को होती है। दूसरी बात, इनमें से किसी से भी ना तो सरकार का एसेट कम हो रहा ना लायबिलिटी बढ़ रही, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे, राइट। अच्छा, अब टैक्स में कौन कौन सी होती है जो सरकार टैक्स लेती है। टैक्स दो तरीके के बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आ जाओ जरा, टैक्स कितने तरीके के, दो तरीके के, एक है डीटी यानी डायरेक्ट टैक्स, एक है आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों बर्डन। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल, बर्डन वाला पॉइंट समझाने से पहले मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं। जीएसटी, इसका एग्जांपल इनकम टैक्स। अब सोचो बच्चों, अगर मेरा इनकम टैक्स है तो वो इनकम टैक्स मुझे ही भरना है, मेरा इनकम टैक्स कोई और नहीं भरेगा। तो ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा, मुझे ही भरना है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
लेकिन अगर मेरा जीएसटी है तो मैं जो भी माल बेच रहा हूं उसके बिल में जोड़ देता हूं जीएसटी को कि भैया आपको मेरे माल का भी पैसा देना है और आपको जीएसटी का भी पैसा देना है। तो अल्टीमेटली क्या मैंने जीएसटी कस्टमर से रिकवर कर लिया, बर्डन शिफ्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाए कस्टमर पे वो इनडायरेक्ट, जो ना हो वो डायरेक्ट। एग्जांपल बच्चों ये हो गए। उसके बाद इंपोजिशन किस पे लगता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ये इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है। ठीक है बच्चों। नेचर डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव होता है, यानी आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बच्चों प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये कम ज्यादा हो सकता है। भाई ज्यादा सामान खरीदोगे, ज्यादा खर्चा करोगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम खरीदोगे कम खर्चा करोगे तो कम भरना पड़ेगा। उसके बाद कवरेज, इसका बेटा लिमिटेड कवरेज है, क्योंकि इनकम टैक्स सब लोग नहीं भरते। हमारे देश में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे तो कोई टैक्स भी नहीं है। इनकम मतलब फाइनल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, कोई टैक्स भी नहीं है। और ये वाइड कवरेज है, इनडायरेक्ट टैक्स सब भर रहे हैं। आप 2 रुपए की टॉफी खरीदो वो भी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है, उसमें भी आपने टैक्स भरा सरकार को। तो कहीं ना कहीं ये तो सब दे रहे हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सब नहीं दे रहे। समझे क्या? ये बाबू हमारे पास दोनों प्रकार के टैक्सेस का मेन डिफरेंस होता है। देखो ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक डिफरेंस लिखा हुआ है। टैक्स क्या है? जो सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस है, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस से रिसिप्ट हुआ। नॉन टैक्स क्या है? जो टैक्सेस से नहीं हुआ। इसके बाद टैक्सेस कंपलसरी है, जनता को देने ही पड़ते हैं। नॉन टैक्स कंपलसरी नहीं होते, तभी होते हैं ये चीज तभी देनी है जब आप गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज लोगे। भाई मैं नहीं बनवाता पासपोर्ट तो मुझे नहीं भरने उसके चार्जेस, बनवाऊंगा तो भरने पड़ेंगे। उसके बाद टैक्स के बदले में आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, इनके बदले में आपको कभी ना कभी बेनिफिट मिलता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गए बच्चों, सही है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स देखो। कैपिटल रिसिप्ट्स में देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? ईदर दिस और दिस, यानी कि या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगा। तो देखो जैसे सबसे पहले बोरोइंग्स, बोरोइंग से क्या होगा? गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी। बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे क्रिएट लायबिलिटी। रिकवरी ऑफ लोन्स क्या होता है? किसी को लोन दिए वैसे वो रिकवर कर लिया, एसेट कम होगा। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज, वो रिकवर जब हम कर लेते हैं तो एसेट कम हो जाता है। इसके अलावा बेटा हमारी कुछ छोटी मोटी रिसिप्ट्स है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार की कोई इन्वेस्टमेंट है उसको बेच दिया, डिसइन्वेस्ट हो गया। जैसे सरकार का कोई एयरपोर्ट है उसको बेच दिया, कोई अल्टीमेटली इस तरीके की कंपनी है वो बेच दी, तो गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्ट कर देता है, तो पैसा आएगा लेकिन एसेट भी तो कम हो जाएंगे, है ना। Disinvestment refers to the act of selling a part of the whole of shares or selected public sector undertakings held by the government। जो सरकार के पास शेयर्स थे किसी अंडरटेकिंग के, वो सेल कर दी गवर्नमेंट ने। उसके अलावा स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग होता है बच्चों जैसे जनता छोटा छोटा पैसा पोस्ट ऑफिसेज में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो वो अल्टीमेटली क्यों जमा करती है कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये पैसा 5-6 साल बाद वापस आ जाएगा। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं जिसमें आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो, मतलब जमा कर सकते हो, और कुछ साल बाद आपको विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिलता है। वो तो एक बार तो गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो, लेकिन लायबिलिटी भी तो राइज हो रही है ना सरकार की, सरकार को वापस देना है वो, राइट। तो ये भी हमारे पास स्मॉल सेविंग्स भी कैपिटल एसेट्स का पार्ट है। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस देखो बच्चों एक बार। रेवेन्यू ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगा ना एसेट कम करेगा। कैपिटल दोनों में से एक काम करेगा। रेवेन्यू रेगुलर रेकरिंग होते हैं, कैपिटल इररेगुलर नॉन रेकरिंग होते हैं। रेवेन्यू में कोई एज ए फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता, कैपिटल में फ्यूचर ऑब्लिगेशन कभी कभी हो सकता है, जैसे बोरोइंग में। फिर एग्जांपल तो मैंने आपको लिखवा दिया था। डन। डायरेक्ट टैक्सेस इंडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस देखो, वही 1 2 3 4 पॉइंट है, मैंने 5 लिख दिए थे। डायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं? इंडिविजुअल कंपनीज पे। इनडायरेक्ट किस पे लगते हैं? गुड सर्विसेज पे। बर्डन डायरेक्ट का शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट का शिफ्ट हो जाता है। नेचर ये प्रोग्रेसिव वो प्रोपोर्शनल, इसका लिमिटेड रीच उसका वाइड रीच। डन। अब आ रहा है बच्चों गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। आ जाओ सर, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपेंडिचर्स। इसी के बराबर में बना दूं, बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा ये भी। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है बच्चों? सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा। अब गवर्नमेंट के खर्चे भी 2 तरीके के हैं, ये भी, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट फिर से सेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होगा, रेकरिंग का मतलब बार बार होने वाला। कैपिटल नॉन रेकरिंग होगा, कभी कभी होने वाला होगा। तो जो खर्चा गवर्नमेंट का बार बार हो रहा है वो रेवेन्यू, जो कभी कभी हो रहा है वो कैपिटल। दूसरा बच्चों एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है? या तो एसेट बन रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है। भाई अगर गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है तो या तो गवर्नमेंट कोई संपत्ति बना रही है, कोई बिल्डिंग खरीद रही है, हॉस्पिटल खरीद रही है, कुछ ऐसा बना रही है तो एसेट बन रहा है, या फिर अपना लोन वोन चुका रही है, जेब से पैसा तब जाएगा तो लायबिलिटी कम हो रही है ना। रेवेन्यू बोलता है दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो एसेट बढ़ रहा ना लायबिलिटी कम हो रही। और कैपिटल बोलता है दोनों में से कोई एक चीज तो होगी, या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगी, या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगी, दोनों में से एक चीज तो होने वाली है बच्चों। अच्छा, क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे गवर्नमेंट सैलरीज देती है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, है ना। गवर्नमेंट ने अगर सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉइज की, भाई सरकारी विभाग में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भरनी है ना, तो सरकार ने अगर सैलरी बढ़ी तो कोई एसेट तो बढ़ा नहीं, ना ही कोई लायबिलिटी कम हुई। भाई वो तो खर्चा है, करना है तो करना है, कोई लायबिलिटी थोड़ी ना कम हुई, लोन वोन थोड़ी चुकाया, ये हो गया। या फिर ऑफिसेज का रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, खर्चे होते हैं ऑफिसेज वगैरह चलाने में, ये सारे खर्चे सब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। कैपिटल में क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट ने कोई एसेट खरीदा, कोई परचेज ऑफ एसेट, कोई बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, सरकार इतनी सारी संपत्तियां खरीदती है तो परचेज ऑफ एसेट। या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स,
कोई पुराना लोन था बच्चों वो चुकाया, तो देखो एसेट खरीदने से एसेट बढ़ा, लोन चुकाने से लायबिलिटी कम हुई, इधर और दोनों में से एक काम तो हो ही रहा है। ये बच्चों हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी दिलवा दूंगा तुम्हें स्क्रीनशॉट। देखो एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड इतना खर्चा होने वाला है, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है, दोज एक्सपेंडिचर ना तो एसेट बनेगा ना लायबिलिटी कम होगी, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चे, डिफेंस पे खर्चे, हेल्थ पे खर्चे, ये सब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। कैपिटल क्या है, जिससे या तो एसेट बनेगा या लायबिलिटी कम होगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया तो पैसा गया, एसेट भी तो बन गया कि हाँ हमने लोन दिया हुआ है, खर्चा करा मशीन वगैरह खरीदने पे, एसेट बन गया बच्चों, राइट। डिफरेंस देखो दोनों का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो एसेट क्रिएट करता ना ही लायबिलिटी कम करता, कैपिटल दोनों में से एक चीज तो करेगा। ये गवर्नमेंट की नॉर्मल रनिंग में यूज होते हैं, नॉर्मल रनिंग यानी सरकार को अपने विभाग चलाने हैं, उनमें खर्चे करने पड़ते हैं, ये एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए होते हैं। ये बच्चों रेकरिंग, ये नॉन रेकरिंग। फिर एग्जांपल लिख देना, डन हो गया, परफेक्ट सर। इसके बाद बेटा कितने प्रकार का बजट हो सकता है, 3 प्रकार का बजट हो सकता है। बैलेंस्ड कब होता है, जब जितना खर्चा करा उतना ही कमा लिया, यानी गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स बराबर बराबर, उसको बैलेंस बोलते हैं। सरप्लस कब हो सकता है, जब कमाई ज्यादा खर्चे कम, गवर्नमेंट ने बोला हम कमाएंगे ज्यादा खर्च कम करेंगे, सरप्लस हो गया। डेफिसिट कब होता है, खर्चा ज्यादा कमाई कम, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट, ठीक है। परफेक्ट, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हमारे पास आ रहा है कि बेसिकली डेफिसिट बोलते किसको है, ठीक है। लेकिन ये वाला टॉपिक बच्चों हम कल करेंगे, पहले आप यहां तक इसको स्ट्रॉन्ग करो। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि बजट क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो जाते हैं। बजट के कंपोनेंट्स में हमने मेनली क्या क्या पढ़ा कि भैया रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट पढ़े। फिर बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर्स में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, ये भी अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट बचता है डेफिसिट कितने होते हैं। ये जो हमने अभी डेफिसिट बजट पढ़ा ना, तो यही पूछता है कि बजटरी डेफिसिट कितने तरीके के होते हैं। देखो पहले तो डेफिसिट का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, डेफिसिट का तो मतलब ये होता है कि खर्चा ज्यादा है। तो ये डेफिसिट भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। आ जाओ खत्म ही कर देते हैं, क्या कल पे लेके जाना, जो चीज आज खत्म होती है आज ही निपटा देते हैं, चलो चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है बच्चों, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, ठीक है। अब मैंने आपको 2 तरीके की चीजें दिखाई भाई, एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर सिर्फ रेवेन्यू को देखें ना कि गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखूं मैं, ये ज्यादा है किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। यानी सिर्फ रेवेन्यू वाला देखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज 400 रुपए का है, 400 करोड़ का, और रेवेन्यू रिसिप्ट है 250 करोड़, तो 150 करोड़ का जो डेफिसिट आया, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, माइनस करके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट हटा दो, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ रेवेन्यू वाला एलिमेंट लें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट हटा दो, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोल देते हैं। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलेंगे सर, टोटल को, सब कुछ ले लो, सरकार का टोटल खर्चा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। बस ये ध्यान रखना बच्चों, रिसिप्ट में एक्सक्लूड कर देना बोरोइंग को, बोरोइंग नहीं लेना। सर बोरोइंग क्यों नहीं लेना, बेटा ये तो एक तरीके से हमने कर्जा लिया है ना, ये हमारी कमाई थोड़ी ना है, ये तो हमने कर्जा लिया, तो ये हम यहां पे कंसीडर नहीं करते। तो फिस्कल में क्या लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, किसको छोड़ के, बोरोइंग्स को छोड़ के। और प्राइमरी क्या होता है सर, प्राइमरी होता है बच्चों फिस्कल में से, यानी कि जो गवर्नमेंट टोटल उसका डेफिसिट हो रहा है। अब देखो बच्चों, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार टोटल इतना ज्यादा खर्च कर चुकी है कि उसकी कमाई से काम ही नहीं बन रहा, तो फिर सरकार क्या करे, कहां से उसको पूरा करे। तो बच्चों फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के 2 तरीके होते हैं, या तो सरकार लोन ले, क्योंकि हमने यहां पे बोरोइंग कंसीडर नहीं करा, तो या तो बोरोइंग कर ले, लोन ले ले, या फिर नए नोट छाप ले, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब नए नोट छापना एक चैलेंज होता है क्योंकि उससे इन्फ्लेशन होता है बहुत ज्यादा, तो जल्दी से नए नोट ना छाप के गवर्नमेंट बोरो ही करता है। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट भी यही करता है। फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन या ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की कितनी टोटल बोरोइंग होने वाली है। फिस्कल डेफिसिट तो यही करता है कि गवर्नमेंट की टोटल कितनी बोरोइंग होने वाली है, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने जितना बोरो करा, अगर मुझे यह जानना है कि गवर्नमेंट इस बोरोइंग से इंटरेस्ट से अलग कितने खर्चे करेगा। सपोज गवर्नमेंट ने बोरो करा 500 करोड़, ठीक है, और इंटरेस्ट है 400 करोड़, तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या ये 100 करोड़ इंटरेस्ट से अलग खर्च होंगे। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है कि सरकार कितना बोरो कर रहा है इंटरेस्ट से अलग खर्च करने के लिए। तो इंटरेस्ट से अलग खर्च करने के लिए जो बैलेंस आता है वो पैसा निकलता है। सपोज 500 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है, यानी बोरोइंग है, और 500 करोड़ का ही इंटरेस्ट है, 500 करोड़ का ही मुझे इंटरेस्ट चुकाना है, तो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब क्या है कि जितना भी बोरो करा उससे अलग तो कोई खर्चा होना ही नहीं, तभी तो 0 आया। तो इंटरेस्ट की वजह से बोरो करा हमने। तो कभी भी बच्चों अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जितनी भी बोरोइंग्स है
वो सब कहां जाएंगी? इंटरेस्ट को पे करने में जाएंगी। तो अगर बोरोइंग्स और इंटरेस्ट बराबर हो गया तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा। ये हमारा पूरा चैप्टर है। लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट देखो। बजटरी डेफिसिट का क्या मतलब है? बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा ज्यादा है, ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है, जब गवर्नमेंट खर्च कर रही है मोर देन इट कलेक्ट्स, इसको बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा। बजट डेफिसिट तीन तरीके का होगा, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। सही है जी। अब इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं बेटा, क्या क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि सरकार के नॉर्मल खर्चे भी निकल नहीं रहे, सरकार इतना भी नहीं कमा पा रहा कि उसके नॉर्मल खर्चे निकल जाए। तो ये दिखा रहा है कि सरकार की इनएबिलिटी है टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब लोगों के अगर खर्चे नहीं निकलते तो लोग क्या करते हैं? अपनी सेविंग्स यूज करते हैं। सरकार भी यही करेगी। तो ये दिखा रहा है कि सरकार डिस सेविंग कर रही है। डिस सेविंग का मतलब गवर्नमेंट सेविंग को यूज कर रही है अपने खर्चे निकालने के लिए। अब बच्चों और क्या दिखाएगा ये? और ये दिखाएगा बच्चों कि सरकार को ये खर्चा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट से तो काम हो नहीं रहा। तो ये कहां से होगा? अब रेवेन्यू रिसिप्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स को यूज करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में। सर क्यों इन्फ्लेशन होता है? भाई देखो, फिर से तुम अगर अल्टीमेटली बोरो करोगे तो कहीं ना कहीं एक तो बर्डन होगा, कहीं ना कहीं जिससे भी बोरो करोगे उसकी तरफ तुम्हारी लाइबिलिटी, तो बर्डन तो होने ही वाला है। और बर्डन होने के साथ साथ बच्चों इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी तो बढ़ता है ना। अगर तुम बोरो करते हो तुम्हें प्रिंसिपल भी वापस करना है, तुम्हें इंटरेस्ट भी वापस करना है, और उस खर्चे को भी तुम इकोनॉमी में ही करने वाले हो। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी सप्लाई तो बढ़ना ही है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। तो इससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस भी बनते हैं, राइट। और फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है बर्डन बढ़ता है, तो ये तो है ही बच्चों। तो सारे इंप्लीकेशंस एक बार जरूर नजर दौड़ा लेना। ठीक है, छठा क्या बोल रहा है कि अगर बहुत ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट हाई होता है तो सरकार के लिए वार्निंग सिग्नल है कि भाई तुमसे चल नहीं रहा है, कुछ भी काम हो नहीं रहा। तो वार्निंग है, या तो खर्चा कम कर लो या इनकम बढ़ा लो, तभी सब ठीक होगा। ओके, तो ये तो था सब रेवेन्यू के बारे में। ठीक है, इसको ठीक कैसे करा जाए? या तो भैया खर्चा कम कर लो, एक्सपेंडिचर कम कर लो, या रेवेन्यू बढ़ा लो, इनकम बढ़ा लो, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल में मैंने आपको बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। सरकार ने अपनी सारी कमाई देख ली, सब कुछ जोड़ लिया, कहां कहां से पैसा आ सकता है, लोन को छोड़ दिया अभी कि लोन को छोड़ दो, देख लिया कहां कहां से पैसा आ सकता है, सब जोड़ लिया, रेवेन्यू के सोर्स, कैपिटल के सोर्स सब जोड़ लिए, तब भी खर्चा ज्यादा आ रहा है। 1000 करोड़ का खर्चा है, कमाई 700 करोड़ है, 300 करोड़ का क्या करें? लोन लो भाई। तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के बराबर होता है बच्चों, राइट। देखो लिखा हुआ है टोटल रिसिप्ट्स जो होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, लेकिन हमें यहां पे बोरोइंग्स नहीं लेनी। ठीक है, इसका मतलब हमें कौन सी रिसिप्ट्स लेनी है? नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब होता है बच्चों जो कर्जा ना हो, जो डेट ना हो। ओके, तो देखो लिखा हुआ है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड ऑल द रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, परफेक्ट हो गया बच्चों। अब इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं? फिस्कल डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशंस है? नंबर 1 डेट ट्रैप। भाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि आपका खर्चा ज्यादा है तो आप कर्जा ही ले सकते हो। अब कर्जा लोगे तो अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट फिर किससे पूरा होता है? बोरोइंग से, कैपिटल रिसिप्ट से। तो एक से दूसरा डेफिसिट, दूसरे से फिर पहला डेफिसिट, तो हम इसी में घूमते रहते हैं, डेट ट्रैप में फंस गए। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हमें रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल तो करना ही है और इंटरेस्ट भी देना है, तो कहीं ना कहीं कर्जे पे कर्जा लेंगे ना, ये सब चुकाने के लिए डेट ट्रैप हो जाएगा। इन्फ्लेशन फिर से, आरबीआई कहीं ना कहीं अगर कर्जा नहीं लेगा तो नए नोट छापेगा, नए नोट छापेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन होगा, है ना। फ्यूचर की ग्रोथ हैम्पर होती है बच्चों। सरकार जो भी कमाएगा, गवर्नमेंट तो ये सारा पैसा बस अपना लोन चुकाने में ही लगाती रहेगी, क्योंकि वो तो पहले चुकाना है। तो फिर देश की ग्रोथ कैसे होगी? देश पे अगर खर्चा ही नहीं होगा, गवर्नमेंट सिर्फ लोन ही चुकाती रहेगी, तो आगे कैसे बढ़ेगा देश? तो देखो बहुत साफ लिखा हुआ है बोरिंग से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है फ्यूचर जनरेशंस पे, जिससे ग्रोथ नहीं होती, और हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे हर डिसीजन में इंटरफेयर करेंगे, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। भाई जिससे तुमने लोन लिया हुआ है वो तो हर चीज में इंटरफेयर करेगा, तुम्हें आगे थोड़ी ना बढ़ने देगा। तो फॉरेन डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाता है बच्चों। परफेक्ट, ये इसके इंप्लीकेशंस हैं, अच्छे से याद कर लेना। डेट ट्रैप, इन्फ्लेशन, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ और फॉरेन डिपेंडेंस। इसके बाद बच्चों फिस्कल डेफिसिट के क्या सोर्सेज हैं? मैंने आपको बताया 2 सोर्सेज हैं, या तो बोरो करो या डेफिसिट फाइनेंसिंग, आरबीआई नए नोट छाप दे। इसके चक्कर में नहीं पड़ता आरबीआई, यूजुअली बोरोइंग्स के साथ ही जाते हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है? ये फॉर्मूलाज है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ नहीं है। चलो सर, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में एक डिफरेंस लिखा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये क्या दिखाता है? सरकार को कितना बोरो करना पड़ेगा। ये क्या दिखाता है कि सरकार इनेबल है, या ये वार्निंग सिग्नल है सरकार के लिए। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है बच्चों? प्राइमरी होता है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल कितना है यानी बोरो कितना करूंगा, माइनस कर दो उसमें से पिछला इंटरेस्ट कितना देना है, तो क्या निकल के आएगा कि इंटरेस्ट से हटके अलग खर्चे कितने हैं मेरे, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से अलग हम कहां खर्चा करने वाले हैं। फिस्कल और प्राइमरी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट होता है। और जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि सरकार ने बोरो ही ब्याज के लिए कराया। जीरो कब आता है? अभी बताया ना मुझे, जीरो कब आता है? जब जितना बोरो करा उतना ही इंटरेस्ट है, जीरो आ जाएगा। परफेक्ट। अब एक डिफरेंस आ रहा है बच्चों प्राइमरी में और फिस्कल में। क्या होता है प्राइमरी? देखो, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड इंटरेस्ट।
फिस्कल क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी क्या दिखाता है? कितनी बोरोइंग्स जो है गवर्नमेंट की स्पेंड होंगी अदर देन इंटरेस्ट पे, और ये क्या दिखाता है? कितना गवर्नमेंट टोटल बोरो कर रहा है। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला, और इसी के साथ चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों, जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ऑल्दो आपको एग्जाम में लिखना पूरा थियरी फॉर्म में ही है, लेकिन मैं आपको इसको एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तुम्हें एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकली चीजें चलती कैसे, फिर तुम्हारे लिए आंसर फ्रेम करने बहुत आसान है, याद करना भी बहुत आसान है। देखो बच्चों जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब जो कॉमर्स वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो समझ लो एक हिसाब किताब रखने के लिए स्टेटमेंट है। ठीक है, जो क्या रिकॉर्ड करेगा? जो रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होनी चाहिए? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए बच्चों रेजिडेंट्स के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बच्चों, एक पर्टिकुलर पार्टी हमारे देश की यानी इंडिया की, एक पार्टी कोई बाहर का होना चाहिए यानी फॉरेनर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखो कि एक ऐसा स्टेटमेंट, अब बच्चों अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अगर ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो इसकी दो साइड्स होंगी, एक कहीं ना कहीं पे आउटफ्लो होगा और कहीं ना कहीं पे इनफ्लो होगा। इसी को हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, इसी को हम डेबिट साइड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आउटफ्लो वाली साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं कि हमारी जेब से पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड, हमारी जेब में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, इनफ्लो वाली साइड को। इसी को हम पॉजिटिव साइड, इसको हम नेगेटिव साइड भी बोलते हैं। तो आउटफ्लो बोले, डेबिट बोले, नेगेटिव बोले, एक ही बात है। इनफ्लो बोले, क्रेडिट बोले, पॉजिटिव बोले, वो भी एक ही बात है। तो ये एक ऐसा अकाउंट होगा बच्चों, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो रिकॉर्ड करेगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक का मतलब बच्चों या तो विजिबल्स, विजिबल्स मतलब गुड्स, आप कोई भी माल बेच रहे हो, या फिर इनविजिबल्स, इनविजिबल्स का मतलब हो सकता है बच्चों सर्विसेज, या तो यूनिलेटरल्स, यूनिलेटरल्स का मतलब हो सकता है वन साइडेड, सिंगल साइडेड कोई गिफ्ट विफ्ट किसी ने इंडिया से बाहर बेचा या बाहर से इंडिया में रिसीव करा, और या फिर हो सकती है कैपिटल या फिर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये चार तरीके की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, और ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होनी चाहिए? एक बंदा इंडिया का, एक बंदा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, फॉरेन का। तो जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे उसको बीओपी बोलते हैं। सिंपल, लो बच्चों उसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। डन डन डना डन डन डना डन डन। आओ अब एक काम करेंगे, अब मेरे साथ साथ बीओपी अकाउंट बनाएंगे। ऑटो फोकस ज्यादा मार रहा है क्या? देखो बच्चों इस तरीके से एक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अकाउंट बना लेंगे और इसको जहां तुमने अकाउंट को समझा तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, देखो इस अकाउंट में मेनली मैंने आपको बताया चार चीजें आएंगी। क्या क्या? विजिबल्स, इनविजिबल्स, विजिबल्स आ गए, इनविजिबल्स आ गए, उसके बाद यूनिलेटरल्स, और उसके बाद बच्चों कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो मतलब मेनली एक विजिबल है, एक इनविजिबल है, एक यूनिलेटरल है, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है। मेनली ये चीजें इस अकाउंट में आती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर को मैं डेबिट साइड बोल रहा हूं, इधर को मैं क्रेडिट साइड बोल रहा हूं। ऑल्दो इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि इधर को डेबिट बोल दिया, इधर को क्रेडिट बोल दिया, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना है, मैं यहां पे अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहा, मुझे तुम्हें समझाना है कि डेबिट क्रेडिट क्या है। तो देखो डेबिट को बोलना है आउटफ्लो या नेगेटिव, और क्रेडिट को बोलना है इनफ्लो या पॉजिटिव। ठीक है, अब सोचो तुम, विजिबल्स का मतलब है गुड्स, गुड्स की जब आप सेल परचेज करोगे तो कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा? सोचो, सबसे पहले इनफ्लो कब होगा? जब हम करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बच्चों जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे पैसा आएगा, है ना भाई, बाहर विदेश में बेचूंगा तो पैसा आएगा ना। अगर इंपोर्ट करूं पैसा जाएगा, तो माइनस में लिख रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पैसा जाएगा तो इधर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। ठीक है, दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स यानी सर्विसेज। बच्चों जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अगर मेरे इंडिया के बाहर से भी पढ़ने लगे तो वो क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो बीओपी में इधर रिकॉर्ड होगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पैसा आएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा कब? अगर हमारे बच्चे बाहर से पढ़ने लगे। अब सिर्फ टीचिंग सर्विसेज तो नहीं होती, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, मल्टीपल सर्विसेज हम इंपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट करिए अगर तो हमारे पास से पैसा गया, सर्विसेज आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों यूनिलेटरल्स क्या होते हैं? यूनिलेटरल्स होते हैं गिफ्ट्स, ग्रांट्स वगैरह। तो गिफ्ट्स, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आए, पैसा आ गया। एंड गिफ्ट्स पेड टू अब्रॉड, बच्चों अगर आपने दे दिए पैसा चला गया, ये माइनस वाली चीजें चल रही हैं। ठीक है, इतनी चीज समझे क्या? अब पहले इसको समझो। देखो उसके अलावा कुछ छोटे छोटे इनकम्स भी होती हैं। छोटे छोटे इनकम जो यूनिलेटरल का पार्ट नहीं है लेकिन नॉर्मली हमें होती है, उसको मैं अदर इनकम्स बोल देता हूं। तो एक काम करता हूं, यहां पे एक और लिख देता हूं, अदर इनकम्स। अदर इनकम कैसी हो गई? जैसे रेंट, प्रॉफिट, है ना, कोई रेंट है, कोई प्रॉफिट है, कोई इंटरेस्ट है, ये हमें रिसीव हो गया, पैसा आ गया। भाई आपकी कोई बिल्डिंग थी बाहर, वहां से रेंट आ रहा है ना, और ऐसे ही रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये आपने पे कर दिया तो पैसा आपके पास से चला गया। राइट, इसके नीचे कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। इससे पहले मैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस लिखूं बच्चों,
आपको पहले यही समझना है कि देखो ये बीओपी अकाउंट है, यानी कि सबसे पहले बीओपी में मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगा क्या, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों रिकॉर्ड करेगा, किस चीज की, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितनी है, मेनली 4, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल, ठीक है। ये अदर इनकम वैसे आ जाता है थोड़ा बहुत, इसका अलग हेड नहीं बनाया गया इसके अंदर, ठीक है। अब सोचो बच्चों की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, यानी मैं बस इसकी बात करूं, पहले वाले की, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स, तो इसको बोलते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो आप बोलोगे भैया अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स में देखें कि गुड्स के अंदर इनफ्लो है आउटफ्लो है, इन दोनों का डिफरेंस, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड बच्चों 3 तरीके का बैलेंस हो सकता है। ये होता है बैलेंस्ड बीओटी, सरप्लस बीओटी एंड डेफिसिट बीओटी। बैलेंस कब होता है, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो, यानी 500 का एक्सपोर्ट करा और 500 का इंपोर्ट कर लिया। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि एक्सपोर्ट करा 600 का, इंपोर्ट करा 500 का, तो 100 रुपए जेब में रह गए ना, है ना। डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे सपोज 100 रुपए का एक्सपोर्ट करा और 400 का इंपोर्ट करा, तो 300 रुपए का आ जाएगा ना डिफरेंस, उसको डेफिसिट बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना बीओटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल, सिर्फ विजिबल को अगर मैं बोल दूं, ठीक है बच्चों। अच्छा सर ये तो समझ गया बीओटी क्या होता है। अब बच्चों ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये यूजुअली सारी की सारी प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रही है। किस लिए हो रही है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। माल बेच रहा हूं प्रॉफिट के लिए, सर्विसेज दे रहा हूं प्रॉफिट के लिए, गिफ्ट्स वगैरह दे रहा हूं तो अपने बेनिफिट के लिए दे रहा हूं, उसके बाद रेंट वगैरह आ रहा है तो प्रॉफिट ही है ये सारा का सारा। ये सारी ट्रांजैक्शंस बच्चों प्रॉफिट के लिए हो रही हैं, राइट। अब बच्चों एक बात देखो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के लिए हुई ये सारी की सारी, तो इन ट्रांजैक्शंस को बोला गया कि भैया ये जो पूरी की पूरी ये सारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं। क्या बोला गया कि ये सारा करंट अकाउंट कहलाएगा। तो बीओपी को अब 2 पार्ट्स में बांट देंगे, करंट अकाउंट अलग जिसमें ये सब आएगा और कैपिटल अलग जिसमें नीचे वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी। सर अब नीचे वाली ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, उससे पहले हम लोग सीखेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा हो सकता है बच्चों, करंट अकाउंट का बैलेंस बैलेंस्ड भी हो सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है और करंट अकाउंट का बैलेंस डेफिसिट भी हो सकता है। बैलेंस्ड कब होगा, जब जितना एक्सपोर्ट उतना इंपोर्ट हो करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में अगर मैं ये सब जोड़ूं, इसमें ध्यान रखना करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल्स और अदर इनकम्स आएंगी। सपोज 100 ये है, 200 ये है, 300 ये है, 400 ये है, तो देखो ये बैलेंस कितना आएगा, इधर टोटल आएगा 1000 आ जाएगा बच्चों। और अगर इधर देखूं तो सपोज एज्यूम करो कि आपके पास ये 400 है, ये 300 है, ये 200 है, ये 100 है, अभी टोटल कितना आएगा देखो 1000। तो 4 5 6 7 8 9 10, 1000 इधर 1000 इधर, तो जब बराबर होते हैं इसको बोलते हैं बैलेंस्ड करंट अकाउंट। इसको बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, CAB, करंट अकाउंट बैलेंस। जब एक्सपोर्ट या जब आउटफ्लो बराबर हो इनफ्लो के, या फिर जब डेबिट बराबर हो क्रेडिट के, इसको हम बैलेंस बोल देते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस में कब होगा, CAS। करंट अकाउंट सरप्लस में कब होगा बच्चों, सरप्लस में कब होगा, जब पैसा ज्यादा आए और कम जाए। फॉर एग्जांपल इसे 400 की जगह 600 कर लो, तो आया कितना 1200, आया कितना 1200 और गए कितने 1000। इसका मतलब मेरे जो इनफ्लो हैं वो ज्यादा है आउटफ्लो से, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, यहां पे सरप्लस आता है बच्चों। और डेफिसिट कैसा होता है, अगर उल्टा हो जाए, अगर ये वाली साइड ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल इसे कर देता हूं वापस से 400, करंट अकाउंट डेफिसिट CAD। ये कब होता है, जब आउटफ्लो ज्यादा हो इनफ्लो से, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, 4 और 4 8 9 10 11 12 13, देखो यहां 1300 है, यहां 1200 है, तो पैसा बाहर ज्यादा गया, ये 1300 है, पैसा बाहर ज्यादा गया आया कम, 1300 खर्चा करा 1200 कमाए, तो 100 रुपए नेगेटिव में जाऊंगा ना, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो जैसे बीओटी 3 तरीके का हो सकता है, सरप्लस डेफिसिट बैलेंस, वैसे करंट अकाउंट भी 3 तरीके का हो सकता है, सरप्लस डेफिसिट बैलेंस। और करंट अकाउंट में जितनी भी चीजें आई ना बच्चों, ये सब प्रॉफिट के लिए करी गई हैं, सारी किसके लिए करी गई है, प्रॉफिट के लिए, कि मुझे पैसा कमाना है, चाहे वो गुड्स बेच रहा हूं, चाहे सर्विसेज बेच रहा हूं, चाहे वो गिफ्ट दे रहा हूं, चाहे इस तरीके से रेंटल इनकम प्रॉफिट इनकम हो रही है, ये सारी चीजें। अब बच्चों कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना जो हम यहां पे लिखेंगे ये कैपिटल अकाउंट है। तो जो बीओपी है उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीओपी के 2 छोटे छोटे बच्चे कौन से हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो मेनली प्रॉफिट के लिए करी गई थी, कैपिटल में कौन सी आएगी, इसको बैलेंस करने के लिए। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा करंट अकाउंट बिल्कुल मैच रहे। अगर इधर भी 1000 है इधर भी 1000 है, फिर तो चक्कर ही नहीं है सर, चक्कर ही नहीं है, मैच है बिल्कुल, कैपिटल ट्रांजैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये मिस मैच हो रहा है, यानी या तो सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, तो फिर हमें जितना भी एक्स्ट्रा पैसा या शॉर्टेज ऑफ कैश है उसको यूज करना पड़ेगा। समझाता हूं एक एक करके। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस आया। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि इधर तो थे 1200 और इधर थे 1000, सपोज, वैसे एज्यूम करके नंबर ले रहा हूं। तो क्या आपके पास 200 रुपए एक्स्ट्रा है, अब रुपए तो नहीं होंगे, 200 करोड़ ही होंगे, इंडिया तो इतना बड़ा देश है कि 1200 करोड़ हमारे पास आए, 1000 करोड़ हमारे पास चले गए, तो 200 करोड़ का सरप्लस है। इस 200 करोड़ का हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 200 करोड़ को बच्चों या तो मैं लेंडिंग कर सकता हूं अब्रॉड में,
लोन दे सकता हूं कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं लेंड कर दूंगा, या तो मैं लेंडिंग कर दूंगा, या फिर बच्चों मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं अब्रॉड में, मेरे पास पैसा है, मैं बाहर अब्रॉड में इन्वेस्ट कर दूंगा। देखो अभी मेरे पास से जाएगा, लेंडिंग करूंगा तो भी गया 200 रुपए, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भी गया, तो इसीलिए इस तरफ आ रहा है आउटफ्लो वाली साइड। या फिर बच्चों मैं एक काम करूंगा, मेरे पास 200 रुपए एक्स्ट्रा है, 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज कौन संभालता है? बैंकिंग पढ़ के आए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन है? आरबीआई है ना। तो मैं आरबीआई को बोलूंगा यार इसको अपने पास जमा कर, अपने पास जमा कर। तो हमारे पास 200 फालतू है इकोनॉमी में, अपने पास जमा करना, तो इसको बोलते हैं एडिशन टू रिजर्व्स, एडिशन टू रिजर्व्स। आरबीआई के रिजर्व्स में जमा कर दूंगा तो भी इकोनॉमी में से तो पैसा जा रहा है ना, तो माइनस में आ रहा है बीओपी में, क्योंकि बीओपी इकोनॉमी का है, आरबीआई का थोड़ी ना है, वहां से पैसा गया। तो ये बच्चों तीनों ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे लेंडिंग करनी हो यानी लोन देना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे रिजर्व्स में पैसा डाला हो, ये सब बच्चों कैपिटल अकाउंट में आता है। और ये तीनों ही ट्रांजैक्शन क्यों करी गई? सिर्फ इस 200 फालतू को सेटल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। अब अगर इसका उल्टा हो जाता, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता, सपोज करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता कि ये 1200 और ये 14,100, ये 1200 और ये 1400, मैंने एक जीरो पहले फालतू लगाई हुई थी शायद, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना। मेन बात वो है कि इधर 1000 इधर 1200, 200 एक्स्ट्रा थे। अब सुनो, खर्चा 1400 का है, कमाई सिर्फ 1200 की है, लेट सपोज ऊपर वाला सब जोड़ के, ठीक है, खर्चा 1400 का है, कमाई सिर्फ 1200 रुपए की है। क्या इस बार हम 200 रुपए शॉर्ट है? हमें पैसे की जरूरत है, खर्चा है 1400 करोड़ का, कमाई है सिर्फ 1200 करोड़ की, तो 200 रुपए शॉर्ट है, पैसा लाना पड़ेगा किसी तरीके से। कैसे लाएं? या तो बोरो कर लो, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहली ट्रांजेक्शन आ सकती है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, या तो बोरो कर लो, या बाहर वाले आपके यहां इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आ जाए। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है बच्चों, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्टली किसी ना किसी एसेट को खरीद लिया, कोई जमीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, कोई इस तरह की चीजें खरीद ली कि एसेट का ओनरशिप भी आपका, पोजेशन भी आपका, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो होता है किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, तो आपका डायरेक्टली अधिकार नहीं होता हर चीज पे, इनडायरेक्ट होता है, भाई ओनर तो बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से आप सबको बाहर निकाल दोगे, चलो निकलो मैं मालिक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट आ जाए, हमें तो पैसे की जरूरत है, या फिर हम आरबीआई को बोलेंगे भाई तेरे रिजर्व में पैसे होंगे, प्लीज इकोनॉमी में डालो, इकोनॉमी को पैसा चाहिए, तो जब हम इकोनॉमी में डालेंगे उसको बोलेंगे विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स। तो आरबीआई के पास से रिजर्व से जब पैसा निकालेंगे तो इकोनॉमी में पैसा आएगा बच्चों, इकोनॉमी में प्लस होगा पैसा, तो यहां पे प्लस साइड में आ रहा है। तो आप देखो बच्चों, मैंने क्या करा, अगर इधर 200 फालतू थे तो इधर एडजस्ट कर दिए, इधर 200 चाहिए थे तो इधर से एडजस्ट कर दिए, अल्टीमेटली हमारा बीओपी जो है बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा बीओपी देखो ये होता है, पूरा का पूरा बीओपी बच्चों ये होता है। सबसे पहले जो मेन चीज है वो क्या है कि बीओपी को आप दो पार्ट्स में समझ के चलना, एक होगा करंट अकाउंट, एक होगा कैपिटल अकाउंट। मेन गेम करंट अकाउंट की है। करंट अकाउंट वो है जिसके अंदर इकोनॉमी की वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करी गई हैं। इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और छोटी मोटी इनकम्स ये सब आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम करंट के एक छोटे बच्चे की बात करें, करंट के जहां पे आप सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हो, ओनली गुड्स की बात कर रहे हो, तो इसको हम बीओटी बोल देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन तरीके का हो सकता है, मतलब बैलेंस आ रहा है ना, तो या तो बराबर होगा तो कोई बैलेंस ही नहीं आएगा, उसको हम बैलेंस बोल देंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा हुए तो सरप्लस बीओटी, इंपोर्ट ज्यादा हुए तो डेफिसिट बीओटी, ठीक है। फिर इन चारों को जोड़ दूं, या बीओटी को भूल जाओ, फिलहाल इसको भूल जाओ, बीओटी अलग से कुछ है ही नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है अलग से, भूल जाओ। आप इन सबको जोड़ो, करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड इसको जोड़ो और डेबिट साइड को कंपेयर करो। अब देखो करंट अकाउंट में अगर इनकम ज्यादा है तो मैं बोलूंगा करंट अकाउंट सरप्लस, और करंट अकाउंट में अगर खर्चे ज्यादा है मैं बोलूंगा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर दोनों बराबर है तो बात खत्म, लेकिन अगर बराबर नहीं है, सरप्लस हुआ तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा पैसे को उधार बांट सकता हूं, लोन दे सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, या आरबीआई के रिजर्व में डाल दूंगा। और अगर पैसा कम पड़ गया बच्चों तो मैं लोन ले सकता हूं, इन्वेस्टमेंट ले सकता हूं बाहर से, या आरबीआई को बोलूंगा भाई पैसा दे निकाल के रिजर्व्स में से। तो जितनी भी ये नीचे वाली ट्रांजैक्शंस आई जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसको मैच करना था, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली एसेट्स और लायबिलिटीज डिस्टर्ब होती हैं, देखो जैसे बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल और एसेट्स और लायबिलिटीज हिल रहे हैं यहाँ पे, मेरे बात समझे क्या। अब देखो बाबू, हमने बेसिकली इस अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक लाइन के ऊपर वाली, एक लाइन के नीचे वाली। ये जो ऊपर वाली प्रॉफिट के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई ना, इनको हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, इनको हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मोटिव के साथ करी गई हैं उनको ऑटोनॉमस बोलते हैं, और जो ऑटोनॉमस को बस मैच करने के लिए करी गई हैं इनको एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम अबव द लाइन, इनका दूसरा नाम बिलो द लाइन। समझे क्या? खत्म, समाप्त। पूरा बीओपी यही है बच्चों, पूरा बीओपी यही है, एक स्लाइड पे समझा दिया मैंने तुम्हें। अब देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है, आओ स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले नंबर 1 सर क्या है, सबसे पहले आ रहा है बच्चों बीओपी क्या होता है। तो बीओपी इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया, जो पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगा सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, किसके बीच में, रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। आपको तो ये रटना है, अब मैंने तो समझा दिया पूरा, ठीक है। उसके बाद देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती है हमारे पास, मेनली विजिबल यानी कि गुड्स, इनविजिबल यानी सर्विसेज, यूनिलेटरल यानी सिंगल साइडेड वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांसफर्स जिसके अंदर हम मेनली बोरोइंग्स, लेंडिंग्स ये सब कंसीडर करते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखो बच्चों बीओपी के दो साइड्स होते हैं, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, जो कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। डबल एंट्री मतलब एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में। क्रेडिट को हम इनफ्लो बोलते हैं या सोर्स बोलते हैं, यानी पैसा कहां से आ रहा है। डेबिट को हम आउटफ्लो बोलते हैं, यूज बोलते हैं कि पैसा कहां जा रहा है। इसके बाद बीओपी तीनों हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। बैलेंस कब होगा? अगर दोनों साइड बराबर है बीओपी की। डेफिसिट कब होगा? अगर खर्चा ज्यादा हुआ है। सरप्लस कब होगा? अगर इनकम ज्यादा हुई है। लो जी, देन वी हैव बच्चों बीओटी। बीओटी कब कंसीडर करते हैं? जब गुड्स को देखते हैं। तो बीओटी क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सही है। इसको हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। देन बीओटी कितने तरीके का होता है? वो भी 3 तरीके का हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट या बैलेंस्ड। ठीक है, सब पढ़ लिया तुमने। देखो सरप्लस बीओटी कब होगा? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा। डेफिसिट कब होगा? अगर इंपोर्ट ज्यादा। देन बीओपी और बीओटी में क्या फर्क होता है? मीनिंग लिख देंगे, फिर बोलेंगे इसमें सिर्फ विजिबल आता है, इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल सब आ जाता है। इसके अंदर कैपिटल वाली कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती, क्योंकि ये खुद करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। इसमें बीओपी में कैपिटल भी होता है, करंट भी होता है। ठीक है, ये बीओपी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बोल रहा है सेटलमेंट। बोल रहा है अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो बीओपी में से इसको सेटल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा है ना, इसमें और भी जगह से पैसा आता है। लेकिन ये नेगेटिव आ गया तो इसमें से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। इसके बाद बच्चों बीओपी के कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? देखो करंट अकाउंट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, विजिबल, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इनविजिबल, यूनिलैटरल और छोटी मोटी इनकम्स। ठीक है, देन करंट अकाउंट आपकी नेट इनकम शो करता है। नेट इनकम का मतलब बेसिकली कि देश में कितना, क्योंकि उसमें सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के लिए होती है, तो नेट इनकम कितनी हुई करंट अकाउंट से पता चलता है। फिर एक छोटा सा डिफरेंस है बीओटी और करंट अकाउंट में, ये रीड ओनली है, एक बार पढ़ लेना बस। अब करंट अकाउंट का बैलेंस भी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, डन सर। अब आ गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा है? वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें चेंज आएगा एसेट्स या लायबिलिटीज में। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिर से सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। कैपिटल में देखो क्या क्या आता है? बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब रिजर्व से एडिशन करना या रिजर्व से विड्रॉ करना, ये भी हमने पढ़ लिया। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क होता है? कैपिटल अकाउंट में जितने भी चेंजेस आते हैं वो कैपिटल स्टॉक में आते हैं, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज में आते हैं। करंट अकाउंट में इनकम में आते हैं, यानी वो खर्चा और इनकम की बात कर रहा होता है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है बच्चों, लास्ट में बनता है बस मैच करने के लिए। ये पूरे साल का बनता है तो ये फ्लो है। फिर कैपिटल में क्या क्या आएगा और करंट में क्या क्या आएगा वो लिख देना। इसके बाद बच्चों ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग क्या होती है? ऑटोनॉमस वो है जो इकोनॉमिक मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होती है, और एकोमोडेटिंग वो है, कैमरा फ्लक्चुएट कितना कर रहा है, एकोमोडेटिंग वो है बच्चों या जो सरप्लस या डेफिसिट के लिए होती है। ठीक है, सॉर्टेड हो गया। फिर डिफरेंस आ गया ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग का। पहले मीनिंग लिख देना कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए है, वो सरप्लस या डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए है। इनको हम अबव द लाइन भी बोलते हैं, इनको हम बिलो द लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है बच्चों ऑटोनॉमस को बीओपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकोमोडेटिंग होती ही बीओपी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए है। ऑटोनॉमस यानी प्रॉफिट मेकिंग के लिए ट्रांजैक्शंस दोनों अकाउंट में आ सकती है, करंट में भी कैपिटल में भी। अब सपोज आप लोन वोन भी दोगे तो उससे भी तो प्रॉफिट कमाओगे ना, तो दोनों में आ सकती है। एकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल में आएगी। सही है, बढ़िया सर। इसके बाद बाबू डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है। डिसइक्विलिब्रियम ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप एक बार रीड कर लेना। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है डेफिसिट, कि बीओपी में अगर डेफिसिट आ जाता है वो कब आएगा? अगर इनफ्लो हमारे पास कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। बस दिस इज इट गाइस, इसी के साथ हमारा बीओपी भी खत्म हो जाता है।